नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @UP ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है, सारी जो है आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दी है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कुछ चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देख करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आज की क्विज को शुरू करते हैं। इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन है तो आपको प्रैक्टिस करने का अवसर मिलेगा। पहला प्रश्न देखते हैं, और इस पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जो विकल्प यहाँ पर दिए हैं उसमें से आपको वो हार्मोन पहचानना है जो कि बच्चों को बढ़ने में, वृद्धि करने में सहयोग देता है, और इसका अगर अभाव होता है या अनियमितता होती है तो वृद्धि वहीं पर अवरुद्ध हो जाती है या बेहिसाब हो जाती है, दोनों हो सकता है। तो देखकर बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से सोमैटोट्रोपिन हो जाएगा। ठीक, ये जो हार्मोन होता है ये बच्चों को बढ़ने में सहायक होता है, और ये कुछ आयु तक ही काम करता है। उसके बाद इसका जो काम है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि बढ़ने की एक उम्र होती है, बस वहीं तक बढ़ते हैं। तो सोमैटोट्रोपिन हो जाएगा। इसके बाद दूसरे वाले को देखते हैं, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति देता है। तो अगर आपको तुरंत शक्ति चाहिए तो ग्लूकोज लीजिए, ठीक है, ग्लूकॉन डी। इसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न को देखिए। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसका कि प्रति ग्राम के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से कैलोरी मान सबसे उच्च होता है। तो घी का इसमें से जो कैलोरी मान है वो सबसे ज्यादा होगा, बाकी जो पदार्थ है उनकी तुलना में। ऐसा नहीं है कि ये सबसे ज्यादा होता ही है, इससे ज्यादा भी हो सकता है कुछ पदार्थों का, लेकिन यहाँ जो 3 विकल्प दिए हैं उनकी तुलना में हम देख रहे हैं। इसके बाद चौथे वाले को देखिए। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। कोई एक पोषक तत्व किसी ग्रंथि को पोषण दे दे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जो मेन होता है उसमें एक मुख्य तत्व होता है, तो उसके तौर पे आपको चुनना है। ये आयोडीन है, ठीक है। आयोडीन ये सबसे मुख्य फैक्टर होता है जो कि थायराइड ग्लैंड को ठीक से काम करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, तो बताइए कि उसकी अधिकता से क्या होता है। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। अब क्या खाना चाहिए भाई, भोजन तो करना ही चाहिए। देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमें जिन जिन स्रोतों से मिलता है वही वही खाना चाहिए। तो इसमें जो विकल्प दिए उसे देखिए, मांस है, गाजर है और मछली है। हालांकि ये भी पोषक तत्वों के अच्छे खासे स्रोत हैं, भिन्न भिन्न विटामिन और जो तत्व हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन चावल के अंदर भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये आपको चाहिए ऊर्जा के लिए और एक बेहतरीन शक्ति के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ 6वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है कि एक ग्रंथि जिसमें कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, तो इस प्रकार की ग्लैंड कौन सी होती है। अग्न्याशय होता है, जो पेंक्रियाज है हमारा, उसके अंदर ये गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। फास्फोरस का इसमें से सबसे प्रचुर स्रोत क्या है। तो यहाँ जो बाकी विकल्प दिए हैं वो फास्फोरस के अच्छे स्रोत नहीं कहे जा सकते। दूध के अंदर, दूध को एक संपूर्ण आहार इसीलिए कहा जाता है, उसमें लगभग हर प्रकार का पोषक तत्व मौजूद होता है, कुछ कम कुछ ज्यादा, मतलब कुछ अधिक मात्रा में भी होते हैं और कुछ न्यूनतम होते हैं, लेकिन होते हैं। फास्फोरस का सबसे प्रमुख स्रोत जो है वो इसमें से दूध है, यहां हमने देखा। इसके बाद 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है। तो जैसे चावल कार्बोहाइड्रेट का बढ़िया स्रोत था, वैसे ही आलू जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट का खूब अच्छा स्रोत है, इसीलिए उपवास में लोग आलू खाते हैं ताकि एनर्जी मिली रहे। इसके बाद 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, इसमें बताने की जरूरत नहीं। अभी पेंक्रियाज हमने पीछे देखा है, तो वहीं से जो लैंगरहैंस द्वीपिकाएं हैं वहां से इसका उत्सर्जन होता है, और इसकी गड़बड़ी से मधुमेह नाम की बीमारी हो जाती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। जवाब आपको मिल चुका है, बस निशान लगाना बाकी है। अग्न्याशय, वहां की जो लैंगरहैंस द्वीपिकाएं हैं वहां से प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है, मतलब सिर्फ महिलाओं में उत्पादित होने वाला हार्मोन है। कुछ जो होते हैं वो यूनिसेक्स हार्मोन होते हैं, मतलब दोनों में पाए जाते हैं, महिला में भी और पुरुष में भी। और कुछ जो है वो लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाले हार्मोन होते हैं, तो उसमें कुछ महिलाओं के अंदर होते हैं, कुछ पुरुषों के अंदर होते हैं। जब इनमें डिसबैलेंस होता है तो कभी कभी महिलाओं की भी दाढ़ी जमने लगती, ठीक है, और पुरुषों का शरीर जो है वो वृद्धि नहीं प्राप्त करता है। तो ये सब हार्मोन का डिसबैलेंस है। देखिए इसमें से कौन सा होगा।
यहाँ एस्ट्रोजन हो जाएगा। ठीक, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है ये लैंगिक लक्षण मतलब जो स्त्री सूचक लक्षण है वो महिलाओं के अंदर पैदा करता है, और इसका जब असंतुलन होता है तो तरह तरह की समस्याएं होती हैं। और अभी जो कोविड की वैक्सीन लग रही है ना, उसमें ऐसी भ्रांति लोगों के अंदर फैली हुई है, और वो कितना सही है या कितना गलत है ये रिसर्च का विषय है कि उसको लगवाने से हार्मोनल डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है। मतलब ये अभी तक का तो भ्रम ही है, वैक्सीन का ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। तो हार्मोनल डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है, खासतौर पे ये जो सेक्सुअल हार्मोन है इनमें गड़बड़ी आ रही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, तो कोरोना वैक्सीन जो है वो नुकसानदेह कतई नहीं है, हार्मोन का कोई डिसबैलेंस उससे नहीं हो रहा है, ये अभी तक की फैलाई हुई र्यूमर है, अफवाह है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और ये पाई जाती है मस्तिष्क के नीचे, जहां पे आपकी त्रिकुटी होती है ना, जहां टीका लगाते हैं, चंदन लगाने की जगह होती है, या महिलाएं बिंदियां लगाती हैं, वहां पे इसकी करेक्ट लोकेशन होती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलता है? तो देखिए सेक्रेटिन, ये जो सेक्रेटिन नाम का हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि से उत्सर्जित नहीं होता है। पीयूष ग्रंथि खुद बहुत सारे हार्मोन्स का उत्सर्जन करती है, और ये दूसरी जो ग्लैंड्स हैं या ग्रंथियां हैं उनको भी प्रेरित करती है, ऑर्डर देती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड। यहां आप सही देख रहे हैं। अग्न्याशय तब होता जब ये पूछता कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तब इसमें से अग्न्याशय को चुन सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ एक कंडीशन दे दिया है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी, यहाँ देखिए प्रश्न को, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो अग्न्याशय दोनों तरीके से काम करता है। पीछे आपने देख लिया ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों फैक्टर के तौर पे काम करता है। तो यहाँ बाकी विकल्प में से अगर आप देखें तो थायराइड हो जाएगा। ठीक है, वो अंतःस्रावी है और अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी होती। इसके बाद 15वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का उत्सर्जन करता है, यकृत करता है। ठीक है, वहां पर बनता है और उसके बाद पित्ताशय में इकट्ठा होता है। अगले वाले को देखते हैं, यहाँ हमने इसे टिक किया है। जो 16वां क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है? तो वो जो इसका चरण होता है वो फेटस होता है। फेटस जो होता है उसमें हाथ पैर वगैरह सब डेवलप हो जाते हैं, बाकी जो अंग है वो भी विकसित हो जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद वृद्धि ही बचती है, बाकी जो डेवलपमेंट है वो हो चुका रहता है। प्रश्न संख्या 17 को देखिएगा। मनुष्य के किस अंग में कोरोनरी आर्टरी जो होती है यानी धमनी वो मौजूद होती है? हृदय के अंदर होती है, हार्ट के अंदर ही होगी तो यहाँ सही रहेगा। ठीक, मस्तिष्क में हो नहीं सकती। ऑप्शन इतने आसान है ना कि बहुत आराम से आप गेस कर सकते हैं। तो हृदय एक स्वचालित पंप है जो कि प्राकृतिक है, मतलब प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। ये रक्त को पंप करके शरीर के विभिन्न भागों में भेजने का और अशुद्ध रक्त को वृक्क तक पहुंचाने का काम करता है। इसके कई सारे तथ्य होते हैं। इसके बाद 18वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। मानव हृदय का सबसे बड़ा और मजबूत जो कोष्ठ होता है यानी चैम्बर होता है वो कौन सा होता है? 4 चैम्बर पाए जाते हैं मनुष्य के हृदय में। ठीक, और उसमें से सबसे मजबूत और बड़ा कौन सा होता है? तो इसमें से जो बायां निलय होता है वो सबसे बड़ा और मजबूत कक्ष के तौर पे देखा जाता है, बायां वाला जो निलय होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है और इसका नाम है स्टेपीज, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद आंसू का पीएच मान क्या होता है? देखिए पीएच स्केल जो होती है उस पर हम अम्ल, क्षार और लवण पदार्थों का पता लगा सकते हैं। पीएच मान के आधार पे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति का है और कौन सा क्षारीय प्रवृत्ति का है। 7.4 होता है आंसू का पीएच मान। तो इसका जो नेचर है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, बेसिक नेचर का ये होता है। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ कहा गया कि मनुष्यों में अग्र चवर्णक दांतों का जो चवर्ण दांतों का अनुपात है, मतलब अग्र चवर्णक दांत और जो चवर्ण दांत हैं, आगे के चबाने वाले दांत और जो मूल चौघड़ चबाने के लिए होते हैं, चौघड़ शब्द तो बिगड़ा हुआ रूप है, उसी को चवर्णक कहा जाता है। तो उनके बीच में रेशियो क्या होता है? तो मानव के मुख में प्राय मतलब एक कॉमन जो तरीका पाया जाता है या पोजीशन पाई जाती है उसमें 32 दांत होते हैं, लेकिन उसमें से अलग अलग वैरायटी होती है। कुछ कृंतक होते हैं यानी काटने वाले दांत होते हैं, जिससे आगे के जो दांत होते हैं, कुछ जो है वो पीछे के होते हैं चबाने वाले। यहाँ रेशियो आपको देखना है। तो अग्र चवर्णक और जो पीछे के चवर्णक दांत है उनमें रेशियो कितना होता है? 2:3 का होता है, मतलब 2:3 का अनुपात यहाँ पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। यहाँ कहा गया कि माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं यानी अलग हो जाते हैं? तो ये जो चरण होता है इसको एनाफेज कहा जाता है। ठीक है, फेज मतलब अवस्था होता है और एना यहाँ पे इसका नाम है, तो ये एनाफेज है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। इसमें कहा गया कि कौन सा मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है?
तो देखिए फैलोपियन ट्यूब है, इसके अलावा वेस्ट डिफरेंस है, इसे वास्ट डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है, और टेस्टिस है, इसके अतिरिक्त वृषण कोश है, मतलब इसमें आप एक एक करके जो अंग है उन्हें देख रहे हैं। तो डिंब वाहिनी ग्रंथियां ये महिलाओं की होती हैं, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं ये महिलाओं में पाई जाती हैं, बाकी जो है वो पुरुषों के जनन अंग के तौर पे देखे जाते हैं। जब नसबंदी की जाती है तो उसमें फैलोपियन ट्यूब्स जो है उनको काट के बांध दिया जाता है, ये स्थायी निदान होता है परिवार नियोजन का। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः क्या होता है। निषेचित हो जाएगा तब तो भ्रूण बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक, लेकिन अगर अनिषेचित है तो वो क्या होता है, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक, इस प्रकार से ये होता है। आप खुद सोचकर देखिए, यहां पर बात अंडाणु की हो रही है, वहां पर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक। लिंग का निर्धारण स्त्री और पुरुष में से पुरुष के जिम्मे होता है। लोग महिलाओं को दोष देते हैं कि लड़की ही पैदा कर रही है, और ये बहुत बुरी कुरीति है, मतलब यहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या वाला मामला सामने आ जाता है, लेकिन असली जिम्मेदार लिंग निर्धारण के लिए पुरुष होता है। अब यहाँ देखिए 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जब तक वो अनिषेचित अवस्था में होता है तब तक। जब उसका शुक्राणु के साथ मेल होता है तो उसके बाद जब युग्मनज बनता है तो उसमें जब क्रोमोसोम की स्थिति में बदलाव होता है तो वहां लिंग निर्धारित होता है कि बच्चा लड़की होगा या लड़का। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। स्मॉल पॉक्स रोग जो है इसका कारक कौन सा जीव है, ये आपको जरूर देख कर जाना है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, कौन सा वायरस से होता है, कौन सा फंगी से होता है, या कौन सा कोशिकाओं की गड़बड़ी से होता है, ये सब मालूम होना चाहिए। फिलहाल स्मॉल पॉक्स को देखिएगा, तो स्मॉल पॉक्स का मतलब क्या होता है, सरल भाषा में चेचक, और चेचक होता है वेरियोला नाम के विषाणु से। यहाँ आप देख रहे हैं इस पे पूरी तरह से निजात पाई जा चुकी है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा गया कि सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है, क्या कारण है। तो इसका कारण यह है कि जो राइनो वायरस होता है उसके अलग अलग वेरिएंट हैं। जैसे अभी कोविड के वायरस को आप देख रहे हैं ना, तो इसमें भी वेरिएंट बदल रहे हैं, कुछ दिन में ये भी आम सर्दी जुकाम में शामिल हो जाएगा, ठीक। ये जाएगा नहीं बल्कि बना रहेगा, वैसे ही अपने वेरिएंट चेंज करता रहेगा, और इसकी दवा हमारे पास होगी, प्रतिरोधक क्षमता हम डेवलप कर लेंगे, और ये आम सर्दी जुकाम के वायरस की तरह ही काम करेगा। तो राइनो वायरस भी वैसे ही व्यवहार करता है, ये टीकाकरण को निष्प्रभावी बना देता है। मतलब टीकाकरण अगर आप करवाते भी हैं, जैसे कोविड का आप टीका लगवा रहे हैं, तो वो भी बहुत समय तक टिकाऊ थोड़ी है, उसके बाद आपको फिर नए सिरे से वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा, ये सरकार और WHO भी कहता है। तो यहाँ आप देखें राइनो वायरस जो होता है उसका भी कुछ कुछ नेचर ऐसा ही होता है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है। तो रेबीज फैलाने वाले कई सारे जानवर होते हैं, लेकिन बदनामी होती है कुत्ते की, ठीक, यहां आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, जितने भी कैनियंस हैं उनमें रेबीज की संभावना हमेशा रहती है। निम्नलिखित में से किस एलर्जेन के कारण परागज ज्वर होता है। जो पौधों के मतलब फूलों के परागकण होते हैं उससे भी लोगों को एलर्जी होती है, और बुखार आने लगता है, और श्वसन संबंधी दिक्कतें आती हैं। तो ये पराग की वजह से ही होता है, ठीक है। पराग से एलर्जी लोगों को होती है, और उसके बाद ये परागत ज्वर हो जाता है, सर्दी जुकाम से लेकर बुखार तक, और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कहा गया कि पेनिसिलिन एक सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है, तो ये माइक्रोबैक्टीरिया है क्या। ये असल में कवक होता है, ठीक है, ये कोई बैक्टीरिया नहीं है बल्कि ये कवक है, और ये छोटे आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इसमें देखिएगा एनीमिया मतलब किसको होने का खतरा ज्यादा होता है। तो यहाँ विकास की उम्र के जो बच्चे होते हैं, मतलब किशोरी जो लड़कियां होती हैं खासतौर पे, तो उनमें रक्त की कमी देखी जाती है। उसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, चूंकि वो दूसरे शरीर को भी पोषित कर रही होती हैं, तो इसके लिए उनमें भी रक्त की कमी देखी जाती है। तो एनीमिया उन्हीं को होने का खतरा रहता है, इसीलिए आयरन की गोलियां दी जाती हैं। ये उन लड़कियों को भी होने का खतरा रहता है जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की रेंज में आती है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 31। रक्त अल्पता एक जानलेवा बीमारी है, मतलब एक हद तक रहे तब तक तो कोई खास समस्या नहीं होती है, दिक्कतें तब भी आती हैं, लेकिन अगर बढ़ जाए तो जानलेवा है। अब इसमें आपको बताना यह है कि पर्याप्त मात्रा में शरीर जो है वो रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। तो आप इसमें से देखिए कौन सा, ये अप्लास्टिक हो जाएगा, ठीक है। रक्त अल्पता में भी एक प्लास्टिक एनीमिया होता है, सामान्य एनीमिया तो हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं। ये वाला जो होता है इसमें शरीर के अंदर जो रक्त कोशिकाएं हैं वो बन ही नहीं पाती हैं, और जब शरीर खून बनाना मतलब जो रक्त कोशिकाएं हैं उनका निर्माण ही बंद कर देगा, तो ये दिक्कत की बात है। इसके बाद नेक्स्ट, मतलब कोई भी पोषक पदार्थ आप ऊपर से भी देंगे तो शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है। तो आयरन, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, फोलिक एसिड और विटामिन B12 आपको सेवन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा एनीमिया का लक्षण नहीं है। तो एनीमिया से सबसे पहला जो लक्षण प्रकट होता है सामान्य, मतलब आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है,
तो इसका सबसे पहला लक्षण ये होगा कि आप थक जाएंगे, बहुत जल्दी थक जाएंगे। आपके पूरे जो कमर और पैर हैं वो दर्द करेंगे। इसके अलावा त्वचा का रंग पीला होने लगेगा और हृदय की जो धड़कनें होती हैं वो भी एबनॉर्मल हो जाएंगी, अनियमित, क्योंकि हृदय का काम क्या है, रक्त को पंप करना, तो वो प्रभावित होगा। ये सब चीजें। अब यहाँ पर मसूड़ों में जो रक्त स्राव की क्रिया होती है, ये विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी रोग हो जाता है उससे होता है, और नहीं तो पायरिया पकड़ लेगा तो हो जाएगा। तो ये इससे बाहर है, ये एनीमिया का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। यहाँ कहा गया कि क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित होते हैं। जो टर्नर नाम का सिंड्रोम होता है, बीमारी होती है, उसमें कितने क्रोमोसोम प्रभावित होते हैं? 45। यहाँ जो संख्या है वो कितनी होगी? 45 होगी। देखिए, गुणसूत्र जो है वो भी अगर कम या ज्यादा हो जाए तो वो भी बीमारी का एक रूप होते हैं, मतलब वो अनुवांशिक डिजीज के तौर पे देखी जाती है। इसके बाद देखिए, जेनेटिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं होता है? मच्छर कई सारे रोगों के वाहक होते हैं, वैसे ही मक्खियां भी होती हैं। तो इसमें डेंगू, जीका वायरस जो कि आजकल काफी चर्चा में है, और चिकनगुनिया, ये तीनों मच्छरों से होते हैं, लेकिन दांत जो है वो मच्छर से नहीं होता है। ठीक, दांत जो है वो मच्छर से नहीं होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 में कहा गया कि कैंसर का जो ट्यूमर होता है, देखिए ट्यूमर दो तरह के होते हैं। एक तो बिना दोष का ट्यूमर होता है, मतलब ऐसे ही अनियमित वृद्धि हो जाती है, और दूसरा जो ट्यूमर होता है उसकी कोशिकाओं में कैंसर पनप रहा होता है। तो इसीलिए ऑपरेशन करने से पहले कोई भी ट्यूमर हो उसकी बायोप्सी की जाती है, जिससे कि पता चल सके कि वो कैंसर का है या नहीं। तो यहाँ देखिए, कोबाल्ट 60 नाम का जो समस्थानिक होता है, कोबाल्ट का ये समस्थानिक होता है, ये रेडियो एक्टिव पाया जाता है। मतलब कोबाल्ट मूल रूप से रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन उसका जो ये समस्थानिक है ये रेडियो एक्टिव होता है। तो इसके द्वारा कीमोथेरेपी करके जो ब्लड कैंसर होता है, माफ कीजिएगा, कैंसर का ट्यूमर होता है, उसका इलाज किया जाता है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दूध के द्वारा फैलती है? तो दूध अगर आप उबाल कर पिएंगे तब तो कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर आप गाय के थन का दूहा हुआ, कुछ समय तक ऐसे ही पड़ा हुआ कच्चा दूध पी लेते हैं, तो कच्चा दूध पीने से ये हो सकता है, टीबी पकड़ सकता है। इसीलिए उबाल कर दूध पीना चाहिए, या तो थन में से जैसे बछड़े पीते हैं वैसे पीजिए तो वो संभव नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होती है? ऐसा नहीं है कि गाय के थन से निकलता है तभी उसमें टीबी के जो कीटाणु है वो घुसे रहते हैं, वो बाद में होते हैं। तो दूध वाला आपके घर दूध पहुंचाएगा, तब जाकर आप उसे पिएंगे, तो ऐसे में समस्या होती है। बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होती है? ये 6 रोग में इस्तेमाल होती है। ठीक है, टीबी का टीका यहाँ आप देख लीजिए। पहले एक जमाने में ये जो 6 रोग था ये भी जानलेवा हुआ करता था, जिसको पकड़ लेता था उसको अलग कर देते थे सेपरेट, और उसे मरा ही समझ लेते थे। इसके बाद 39 को देखते हैं, तब उसका प्रॉपर इलाज नहीं था। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया कि कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? तो आजकल बरसात में ये समस्या बढ़ जाती है, हैजा। जो हैजा होता है ये दूषित पानी के सेवन से होता है, इसीलिए पानी उबाल कर पीना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 40 में कहा गया कि इसमें से किसके कारण सोडियम की कमी हो सकती है? तो सोडियम या जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कमी किस वजह से होती है? जब आपको लगातार लूज मोशन होने लगते हैं, यानी दस्त लग जाते हैं, तब ऐसा होता है। तो डायरिया वाली कंडीशन में यही दिक्कत आती है, इसीलिए ORS जो घोल होता है वो पिलाना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉल वगैरह, तो उससे जान बच सकती है। और तुरंत ले जाकर उसे ड्रिप चढ़वानी चाहिए ताकि पानी की किसी भी हाल में कमी ना हो। और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41, किस तत्व की कमी से घींघा रोग हो जाता है? आयोडीन। ये तो सरकार इतनी बार प्रचार कर चुकी है कि सबको रट्टा लग गया है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए। हेपेटाइटिस बी को बी जो यहाँ पे दिया हुआ है, बीमारी का नाम है, लीवर को प्रभावित करती है। ये असल में क्या है, मतलब हेपेटाइटिस बी का क्या संवाहक होता है, असल में आपको ये चुनना है। तो ये वायरस से होता है। वायरस से होने वाली बीमारियां ज्यादा घातक होती हैं क्योंकि उनका इलाज कायदे से संभव नहीं हो पाता, कितना भी हम कर लें, लेकिन वो बहुत संक्रामक होती हैं और आसानी से जाती नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जितने भी तरह के बुखार हैं उनसे शरीर के अलग अलग अंग प्रभावित होते हैं। मलेरिया से प्रभावित होती है प्लीहा, और प्लीहा में रक्त कणिकाओं का भंडारण होता है, तो इससे रक्त बनने की क्रिया में प्रभाव पड़ता है, बाधा पहुंचती है। ठीक है। और टाइफाइड जो होता है वो आंतों को प्रभावित करता है। छोटी आंत में जो आपके पोषक तत्वों का अवशोषण होता है वहां पर ये अपना काम करता है। इसके बाद 44 को देखते हैं। शरीर कमजोर हो जाता है। मलेरिया परजीवी का नाम क्या होता है? मलेरिया को फैलाने वाली वाहक तो एक मादा मच्छर होती है जो कि एनाफिलीज प्रजाति की होती है। वो मनुष्यों को काटती है तो उसके शरीर में विद्यमान जो परजीवी होता है वो ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन ये एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, यहां आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहां देखिए 45 में कहा गया कि मलेरिया के लिए सबसे ज्यादा प्रमाणित अभी तक की औषधि कौन सी है? ये क्यूनाइन होती है। क्यूनाइन नाम की जो दवा होती है वो सबसे ज्यादा सर्टिफाइड होती है।
क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए, निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो निमोनिया हो चाहे कोरोना वायरस हो, ये फेफड़े को प्रभावित करते हैं। फेफड़े पर अपना पहला अटैक करेंगे और उसके बाद यहीं से काम समाप्त हो जाता है। 47 को देखते हैं, ये बच्चों के लिए जानलेवा होती है अगर समय पर इलाज न किया जाए। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे कहा गया कि सेरेब्रल पाल्सी नाम का एक मस्तिष्क विकार होता है, ये सामान्यतः किस में पाया जाता है? तो ऐसा है कि ये छोटे बच्चों में पाया जाता है और ड्रग्स का नशा करने वाले जो लोग होते हैं उनमें भी पाया जाता है, दोनों में होता है। चूंकि यहाँ छोटे बच्चों वाला ऑप्शन चुन लिया है तो इसलिए आप उसे देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? तो अल्जाइमर में मनुष्य भूलने लगता है, उसकी याददाश्त धीरे धीरे करके गायब होने लगती है, वो चीजों को पहचानना बंद कर देता है। तो ये मस्तिष्क के अंदर होता है, बुढ़ापे का रोग इसको कहा जाता है, लेकिन सिर में चोट वोट लगने की वजह से ये पहले भी हो सकता है। और ये लाइलाज होता है। लाइलाज इसलिए होता है क्योंकि हमारे मस्तिष्क में सूचना के आदान प्रदान का काम तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं। उन तंत्रिका कोशिकाओं के जो मेन फैक्टर होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं। अब ये जो न्यूरॉन होते हैं यही सूचना ले जाते हैं, ले आते हैं। जब इनकी संख्या कम होने लगती है तो वो प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है और इसी को अल्जाइमर कहते हैं। तो संख्या कम होने पर उन्हें फिर से बनाया नहीं जा सकता। ये ऐसी चीज होते हैं ना न्यूरॉन्स, जो कि पैदाइशी मिलते हैं, मतलब प्रकृति के द्वारा दिए हुए होते हैं, इनमें फिर से रिप्रोडक्शन का गुण नहीं पाया जाता है। तो ये समस्या है, इसका इलाज संभव नहीं। इसके बाद 49 को देखते हैं। 49 में कहा गया कि वाइडाल टेस्ट या विडाल टेस्ट ये किसके लिए किया जाता है? अलग अलग बीमारियों के लिए भिन्न भिन्न टेस्ट हैं, तो उन्हें आप देख लीजिएगा। विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड की जांच होती है, मतलब आपको टाइफाइड है या नहीं, खून आपका डॉक्टर लेगा, मतलब पैथोलॉजी लैब वाले लेंगे और जांच करेंगे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें से एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आप एक खास रंग को नहीं पहचान पा रहे हैं तो ये क्या है? वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस इसको कहा जाता है। और किस तरह के रंग को आप नहीं पहचान पा रहे हैं वो यहाँ पूछ लिया गया है। तो हरा और लाल रंग, इनके बीच का अंतर पहचानने में बड़ी समस्या होती है। ये एक विचित्र रोग होता है और ये ज्यादातर किसको होता है ये आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है, कभी कभी रेयर केस में हो जाता है, लेकिन ये ज्यादातर आदमियों को शिकार बनाती है और ये सब जेनेटिक जो मॉडिफिकेशन है उसकी वजह से होता है। खैर, कलर ब्लाइंडनेस, ये जो वर्णांधता है, इससे सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं पुरुष। ठीक, तो डी वाला हो जाएगा। इसके बाद रक्त कैंसर जो है, इसको साइंटिफिकली किस नाम से हम जानते हैं? ये तो ब्लड कैंसर ऐसे बोल देते हैं, इसे ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, ल्यूकेमिया कहते हैं और ये रक्त कैंसर के तौर पे सामान्य जीवन में प्रचलित। इसके बाद 54 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो यहाँ गोल कृमि, एड्स, मलेरिया और कुष्ठ रोग दिया है। देखिए, गोल कृमि तो खुद एक जीव है, वो रोग कहाँ से हो जाएगा? कुष्ठ रोग यानी जो कोढ़ होता है वो एक जीवाणु से होने वाला, बैक्टीरिया से होने वाला रोग, और इसका इलाज 100% संभव है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो दमा जो है वो बैक्टीरिया से नहीं होता है, कवक से होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी, और फंगस को हल्के में नहीं लेना चाहिए, अभी ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस और येलो फंगस, न जाने कितने फंगस, वो सब आके चले जा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है? तो दमा जो है उसमें आप टीकाकरण नहीं, आपको दवा लेनी पड़ेगी, उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। बाकी काली खांसी, पोलियो और रेबीज की वैक्सीन होती है, मतलब टीका होता है। इसके बाद अगले वाले को देखें 57, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? पैथ लैब तो आपने सुनी है, ये कैथ लैब है। तो ये जो कैथ लैब है ये कार्डियोलॉजी वाला जो डिपार्टमेंट होता है उसमें होती है, मतलब हृदय रोग संबंधी जांच यहाँ पर होती है। इसके बाद अगले वाले को देखें, यानी 58, ट्रांस फैट जो होता है या ट्रांस वसा जिसे आप कहते हैं, उससे क्या बढ़ता है? कहा जाता है ना, आपने पैकेट बंद जितने खाद्य पदार्थ हैं जैसे नमकीन वगैरह होता है तो उस पर लिखा होता है कि 0 ट्रांस फैट है, मतलब उसके अंदर ट्रांस फैट की मात्रा 0 है, तो ये अच्छा माना जाता है। अब कंपनियां कितना सच बोलती है ये तो वही जाने, क्योंकि बेचारा भोला भाला ग्राहक ये जांच करवाने तो जाएगा नहीं कि उस नमकीन के पैकेट में कितना ट्रांस फैट है। देखिए, ट्रांस फैट का अगर आप सेवन करते हैं तो इससे जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसमें वृद्धि होती है और आपकी जो धमनियां हैं वो जाम होने लगती हैं और इससे हृदय रोग की संभावना, मतलब हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो ये इसका पूरा फैक्टर है। खराब कोलेस्ट्रॉल, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो कि होना चाहिए शरीर में। इसके बाद 59 में आपसे कहा गया कि डायबिटीज का लक्षण कौन सा इसमें से नहीं है? बहुत ज्यादा प्यास लगना, ये पहला लक्षण है। दूसरा, थकान महसूस होना, वजन में कमी होना और बहुत ज्यादा भूख लगना, ये सब जो है ये शुगर के लक्षण है। ठीक, और हाथ पैरों में जलन भी होना, ये भी शुगर का लक्षण है। हालांकि हमेशा ऐसा हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन सांस की कमी ये जो है ये मूल रूप से शुगर का लक्षण नहीं है। हाँ, ये है कि शुगर अगर बहुत ज्यादा या तो कम हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए तो हृदय की जो प्रतिक्रिया है या प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है, तो उससे आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।
ये साइड वाला लक्षण हो सकता है लेकिन मेन फैक्टर में नहीं आता है, तो इसीलिए हमने बी वाले को चुना। इसके बाद 60वें को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर या व्यायाम वगैरह करके दवा खाकर प्रबंधित की जा सकती, मतलब उसका इलाज संभव है, उसे एकदम से निदान तो नहीं किया जा सकता, वो शरीर में रहेगा ही, लेकिन उसकी जो रोकथाम है वो की जा सकती। तो ये डायबिटीज ही होता है, बाकी जितने रोग आप देख रहे हैं वो इस तरह से कंट्रोल में नहीं होते। एड्स का तो अभी तक कोई प्रॉपर इलाज आया ही नहीं है। कैंसर का भी इलाज तो है लेकिन वो सिर्फ एक स्टेज तक ही सीमित होता है, ज़्यादा बढ़ जाने पर उसका भी इलाज नहीं होता है। और ट्यूबरकुलोसिस जो है इसका भी इलाज करना पड़ता है, दवा लेनी पड़ती है। लेकिन डायबिटीज़ में अगर आप दवा नहीं भी लेते हैं, परहेज करते हैं सिर्फ बढ़िया वाला और कसरत करते हैं उसके साथ, तो वो कंट्रोल में रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61 को देखिएगा। इंसुलिन का अगर बहुत ज्यादा उत्सर्जन होता है, देखिए कम हो रहा है तब तो वहां डायबिटीज होगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है तो ये रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। अब ये ज्यादा अमाउंट में निकलने लगे तो ये क्या करेगा, शर्करा को एकदम रिड्यूस कर देगा, मतलब चीनी आपके खून से कम हो जाएगी। तो ये जो अवस्था होती है इसमें शुगर एकदम से लो हो जाता है, ये और डेंजरस होता है, बढ़ने से भी ज्यादा खतरनाक घटना होता है। और शुगर घटने का मतलब आप समझ रहे हैं, आदमी अगर ज्यादा घट गया तो कोमा में चला जाएगा, इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। और ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो अपने जेब में चीनी की गोलियां या कुछ मीठा लेकर घूमते रहते हैं कि कहीं भी अगर कम हो तो तुरंत मीठा खा लें और वो बढ़ जाए फिर से। इसके बाद 62वें को देखते हैं। 62वें में कहा गया कि उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर कितना होने की स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है, मतलब डायबिटीज हुआ तो नहीं है लेकिन आगे हो सकता है, शरीर उसके लिए अब तैयार हो रहा है। तो ये कंडीशन क्या होती है, आप देखते हैं ना, एक खाली पेट फास्टिंग वाला टेस्ट होता है और एक भर पेट मतलब खाने के बाद वाला टेस्ट होता है, ऐसे जांच की जाती। तो जो खाली पेट वाला टेस्ट होता है उसमें डायबिटीज कितना आपका निकले तो आप समझेंगे कि आगे शुगर हो सकता है। बताइए, 100 से लेकर 125 की रेंज में रहे तो आपको मानना चाहिए कि आपको प्री डायबिटीज हो चुका है और जल्दी ही डायबिटीज हो जाएगा अगर आपने अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रखा तो। ठीक, 100 के अंदर है तब बढ़िया। इसके बाद आगे चलते हैं, खाली पेट की बात हो रही है। 63वें को देखिए, इसमें से कौन सा मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक में होने वाली सूजन है, तो झिल्ली में सूजन हो जाती है, ये मेनिंजाइटिस कहा जाता है। ठीक है, इसको मस्तिष्क शोथ भी कहते हैं और ये जानलेवा बीमारी है जो कि विषाणु से होती है। इसके बाद 64 को देखते हैं। अगर बुखार को कम करना है तो हमें कौन सी दवा खानी चाहिए, एंटीपायरेटिक खाइए। ठीक, बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक का सेवन करना चाहिए। 65 को देखिए, प्लेग के उपचार के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल होती है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है वो इस्तेमाल होती है। प्लेग एक महामारी के तौर पे फैला, हालांकि अब नियंत्रित हो चुका है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का इसमें सेवन किया जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। गाय और भैंसों में एंथ्रेक्स नाम की बीमारी को फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक एजेंट जो है वो जिम्मेदार होता है, तो इसका जो कारक है वो जीवाणु होता है। ये एंथ्रेक्स नाम की जो बीमारी है ये चौपाया जो मवेशी होते हैं, पालतू पशु होते हैं, उनको हो जाती है। मूल रूप से गायों को होती है, उससे भैंसों को हो सकती है या अन्य जो कैटल है उनको हो सकती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 67। एंथ्रेक्स के टीकाकरण की खोज किसने की थी, ये जानलेवा बीमारी होती है, रातों रात पशु साफ हो जाता है। तो इसकी खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, ये लुई पास्चर थे। ठीक, लुई पास्चर इसमें होगा। इसके बाद तीसरी पीढ़ी के टीके ये क्या होते हैं, जो थर्ड जनरेशन की वैक्सीन होती है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये जो होते हैं ये असल में कृत्रिम प्रतिजन होते हैं, मतलब ये आर्टिफिशियल होते हैं, नेचुरल नहीं होते। नेक्स्ट, बैक्टीरिया के निराकरण के लिए किस प्रकाश, यहां देखिएगा ये वाला प्रश्न है, जिस प्रकाश किरण को परखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है वो क्या है, मतलब कुल मिलाकर बैक्टीरिया अगर आपको मारना है चाहे कहीं पर भी तो आप कौन सी रे का इस्तेमाल करेंगे, तो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होता है उसका आप यूज करिए, इससे बैक्टीरिया आराम से मर जाते हैं। तो इसीलिए UV+RO वाला जो प्यूरिफायर है आजकल लोग खरीद रहे हैं पानी के अंदर से बैक्टीरिया मारने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 को देखिएगा। ECG का प्रयोग किस रोग के निदान के लिए किया जाता है, तो हृदय की कमजोरी जो है उसके निदान के लिए। यहां देखिए निदान का प्रश्न नहीं है, निर्णय का प्रश्न है। अब निर्णय का मतलब क्या है, जांच, उससे कोई निदान नहीं होता है, वो तो जांच करके बताएगा कि आपके हार्ट के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। और EEG जो होता है वो मस्तिष्क की कमजोरी या मस्तिष्क की जांच के लिए होता है, तो हृदय की कमजोरी। ठीक, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। यहां कहा जा रहा है कि पैरासीटामोल क्या है, तो ये दर्द निवारक है, उसके अलावा प्रतितापक है, मतलब बुखार को कम करता है और पेनकिलर के तौर पे भी काम करता है, काफी कॉमन दवा है। इसके बाद 72 को देखिए, हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का शमन किस बीमारी द्वारा होता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको खराब तो हर बीमारी करती है, लेकिन एड्स जो है उसे खा जाता है, और जब एड्स एक बार उसे खा जाता है तो उसके बाद बीमारियां एक के बाद एक होने लगती हैं, मतलब एड्स खुद एक बीमारी नहीं है बल्कि बीमारी की जड़। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, बहु औषधीय चिकित्सक किसके संक्रमण के लिए है,
तो बहु औषधि चिकित्सा जो होती है वो असल में कोढ़ के संक्रमण के लिए काम आती है। इसके बाद 74 को देखिए, अब ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि एक माली जो है, ठीक, माली वो 17,956 पेड़ इस प्रकार से लगाता है कि पेड़ों में उतनी ही पंक्तियां होती हैं जितनी की एक पंक्ति में पेड़ होते हैं। मतलब पेड़ों की पंक्तियां लगाएगा ना, जैसे बाग में लगता है एक क्रम से, तो जितनी पंक्तियों की संख्या है उतनी ही एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है, ये यहां पर कहा जा रहा है। जैसे मान लीजिए पंक्तियां 4 हैं तो एक पंक्ति में 4 ही पेड़ लगे, ये इसका कहने का मतलब, ये एग्जाम्पल दिया गया। तो आपको ये बताना है कि एक पंक्ति में एक्चुअली कितने पेड़ थे। तो ये आपको ज्ञात करने के लिए करना पड़ेगा इसका अंडर रूट, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए और वर्गमूल निकालेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 134। वर्गमूल निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक तो भाग विधि से आप निकालते हैं, दूसरा गुणनखंड विधि से निकालते हैं, चाहे आप जो लगाएं। भाग विधि से निकालेंगे तो अच्छा लगता है भाग विधि से निकालना। 17,956 है ना, अब इसमें आप पेयर बना लीजिए, 56 का बना लीजिए, 79 का बना लीजिए, 1 का बना लीजिए। अब काटिए इसे, तो यहाँ आप 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, एक एक कम 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 79 उतार लीजिए, 1 में 1 जोड़ लीजिए, 2 हो गया, अब फिर भाग ले जाइए, ऐसे ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर 134 होगा इसका करेक्ट आंसर, जो वर्गमूल आएगा वही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ सीधा सीधा पूछ लिया है वही चीज, मतलब 16,641 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो सिंपल है, निकाल लीजिए, चाहे गुणनखंड विधि से निकालिए चाहे भाग विधि से निकालिए। अब ये है ना, देखिए गुणनखंड विधि जो है वो हर जगह काम नहीं आती है, समस्या होती है, आप फंस जाएंगे, आपको खोजना पड़ेगा कि ये फलानी संख्या किससे कटेगी। भाग विधि में ये दिक्कत नहीं आती है, भाग विधि में आपको मालूम हो जाता है कि अब ये किससे कटेगा, वहां इतना बड़ा नहीं दिखाई देता। तो कुल मिलाकर इसका 129 हो जाएगा, ठीक है, 129 इसका वर्गमूल होगा, निकाल कर देख लीजिएगा। अगले वाले को देखते हैं। घनमूल में क्या होता है, 3-3 का पेयर बनाते हैं, वर्गमूल में 2-2 का बनाते हैं, जिससे काटे रहते हैं। प्रश्न संख्या 56 में आपसे कहा जा रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग मतलब यह है कि उसका एक वर्गमूल है, मौजूद है। यदि इकाई का अंक 4 है तो यहां पर दिया हुआ है कि जो वर्गमूल उसका आएगा, पूर्ण वर्ग संख्या का जो इकाई का अंक है वो 4 है, लेकिन जो उसका वर्गमूल है उसमें इकाई का अंक क्या होगा ये आपको बताना है। तो 2 हो सकता है, ठीक है, 4 अगर जो उसका वर्गमूल मतलब माफ कीजिएगा, यहाँ पे 4 अगर उसके वर्ग में दिया हुआ है तो उसका वर्गमूल 2 हो सकता है, ये पहली संभावना है। 8 भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 4 ही वहां पे संख्या में मौजूद होगा, बाकी अंक भी होंगे, अगर बड़ी संख्या हुई तो 8 भी हो सकता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 77 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो कुछ तो ट्रिक के माध्यम से आप इसे कर सकते हैं, उसमें अंदाजा लगाते हैं कि ये इकाई का अंक ऐसा है तो ये पूर्ण वर्ग हो सकता है, लेकिन वो हमेशा काम नहीं करता है। तो जब आप फंस जाइए तो आपको निकाल कर देखना पड़ता है, और इसमें अगर आप देखें तो 23,832 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या होने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे आपने किसी चीज को काटा, मान लीजिए यहां पर आपको वर्गमूल निकालना हो 144 का, ठीक, ऐसे कहा जाए कि इसका वर्गमूल निकाल कर बताइए कि पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो आप 2 से काटिए पहले, हालांकि 12 से काट सकते हैं सिंपल, लेकिन 2 से काटिए छोटी संख्या से। 2 सते 14, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 तिहाई 6, 2 छक 12, फिर 2 एक कम 2, 2 अठे 16, और फिर 2 9 18, फिर 9 आएगा तो आप 3 से 2 बार काट दीजिएगा। तो इसमें जितने 2 और 3 है ना, उनका आपस में जोड़ा बन जाएगा, मतलब 2-2 का पेयर बन जाएगा, समान संख्याओं का पेयर बनाते हैं। अगर संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी तो इसमें से कोई एक संख्या ऐसी रहेगी या 2 रहेगी जिनका कि पेयर नहीं बन पाएगा, और पेयर नहीं बनेगा तो आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, यही इसमें कहने का मतलब। तो ऐसी संख्या इसमें है 23,832, निकाल कर आप देख लीजिएगा, इसमें पेयर ढंग से नहीं बन पाएगा। इसके बाद अगले वाले को देख लेते हैं, 78वें को देखते हैं। यहाँ ये हिंदी का क्वेश्चन है और कहा जा रहा है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अच्युत कहते हैं। च्युत मतलब होता है हटाना, या अपनी जगह से उसे हटाकर एक जगह से दूसरी जगह कर देना, और इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अच्युत, मतलब जिसे कि हटाया ना जा सके या अलग ना किया जा सके। इसके बाद 79वें को देखते हैं। जिस स्त्री के पुरुष और पति ना हो उसको अबीरा कहते हैं, ठीक है, और जो सामर्थ्य से विहीन हो उसे अबला कहते हैं, ये आपने देखा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ 80 जो क्वेश्चन इसे दिया हुआ है, ऊपर की ओर उछाला हुआ, तो अभी आप अगर इसे फिजिक्स में पढ़ेंगे तो ये प्रक्षेप कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे जो हिंदी का क्वेश्चन है उसमें आप देखें उत्क्षिप्त दिया हुआ है। प्रक्षेप भी अगर दिया रहेगा तो भी सही होगा, ऊपर की ओर उछाला हुआ, लेकिन प्रक्षिप्त का वो मतलब नहीं होगा, प्रक्षिप्त एक दूसरा शब्द हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा वर्तनी का डिफरेंस है यहाँ पे, उत्क्षिप्त होगा, उछाला हुआ। इसके बाद 81वें को देखते हैं। 81वें में कहा गया कि तर्क के द्वारा जिसे मान लिया गया हो, मतलब तर्क से सिद्ध किया गया हो और सबने उसे स्वीकार कर लिया हो, तो वो तर्क सम्मत होता है, और तर्क सम्मत बातें ही स्वीकार योग्य होती है या हमेशा विद्यमान रहती है। इसके बाद 82 को देखते हैं। जो देने योग्य हो, देय, ठीक है, देय होता है। इसके बाद किसी वस्तु को व्यवहार में लाना,
उपयोग होता है, हालांकि अनुप्रयोग में हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा उसको प्रायोगिक तौर पे कहीं कहीं लागू करके देखते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, कहीं कहीं पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कोई स्कीम पहले लॉन्च की जाती है, वहां पे सरकार अप्लाई करके कुछ सीमित एरिया में देखती है कि वो अच्छे तरीके से काम कर पा रही है या इम्प्लीमेंट हो पा रही है या नहीं, उसके बाद तब बड़े पैमाने पर उसको लॉन्च किया जाता है। तो वही काम यहाँ पे है। अनुप्रयोग और उपयोग में थोड़ा सा डिफरेंस है। अनुप्रयोग का मतलब ये होता है कि कुछ सीमित क्षेत्रों में हम उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और उपयोग का मतलब ये है कि उसका सर्वव्यापी व्यवहार हम करने लग रहे हैं। इसके बाद 84 को देखते हैं, जो मोक्ष चाहता, मुक्ति चाहता, मुमुक्षु कहा जाएगा। ठीक है, इसका पहला वाला सही, बाकी जो शब्द लिखे हैं उनकी वर्तनी गलत है, पहला वाला सही। 85 को देखिए, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय होता है, और जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वो प्रमेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, गिरा हुआ तो पतित हो जाएगा। ठीक है, पतित मतलब गिरा हुआ, नीच भी हो सकता है। इसके बाद देखिए 87, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव विधेयक कहलाता है। ठीक, और विधेयक जो है वो कानून बनेगा या नहीं बनेगा ये नेता लोग तय करते हैं। इसके बाद 88 को देखिए, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक होता है, ये तो आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, डलहौजी और दत्तक पुत्र। जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। ठीक, जिजीविषा कहलाती है। जिज्ञासु मतलब जिसे कि जानने की इच्छा हो। जिगीषु मतलब यहां बताइए जो जीतने का इच्छुक हो। ठीक है, और पिपासु मतलब जिसे कि प्यास लगी हो, पानी का इच्छुक हो, तो इसका हो जाएगा बी वाला, जिजीविषा। इसके बाद 90 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे देखिए, यहाँ वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया हुआ है, कोई एक गलत है। कौन सा गलत है देखिए, तो जो वर्णन से बाहर है वो वर्णनातीत हो जाएगा। वर्णनातीत का मतलब क्या होता है, वर्णन से परे, और जो देखा न जा सके वो अदृश्य है। जो पहरा देता है वही प्रहरी होगा, कोई और दूसरा तो आएगा नहीं। लेकिन जो आमिष नहीं खाता वो सामिष नहीं होगा। देखिए आमिष और सामिष दोनों का मतलब क्या होगा, जो मांसाहारी भोजन होता है उसको ये कहा जाता है, दोनों समानार्थी हैं। जो आमिष नहीं खाता वो निरामिष होता है। ठीक, तो इसमें सी वाला गलत है। इसके बाद देखिए अगला वाला, यहां देखिए प्रश्न, इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो उसे क्या कहेंगे, तो इंद्रजीत कहेंगे या इंद्र कहेंगे, जितेंद्रिय कहेंगे जो कि यहाँ सही उत्तर है, और इंद्रपति कहेंगे। अब यहाँ देखें इंद्र और इंद्री में फर्क होता है। यहाँ इंद्री का मतलब शरीर के अंगों से है जिससे कि हम कोई काम करते हैं, उसमें से कुछ कर्मेंद्रियां होती हैं जिनसे कि हम काम करते हैं, और कुछ ज्ञानेंद्रियां होती हैं हमारे शरीर में जिनसे कि हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे आंखें हैं, नाक है, इस प्रकार से कान है। तो यहाँ पर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जितेंद्रिय होता है, और अभी तक के जो जितेंद्रिय पुरुष हैं वो महावीर हनुमान जी। ठीक है, उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इंद्रजीत नहीं कहा जाएगा। यहाँ आप देखिए 46% लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया है। यहाँ पर इंद्र का मतलब क्या है, वो देवताओं के राजा इंद्र हो जाएंगे, और उनको जीतने वाला मतलब रावण का पुत्र मेघनाद। मेघनाद ने देवराज इंद्र को परास्त कर दिया था, और तब से उसका निकनेम हो गया था इंद्रजीत। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 को देखिए, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। रात को कहते हैं निशा, और उसमें चरने वाला प्राणी यानी निशाचर। तो निशाचर कोई भी हो सकता है जो रात में जगे और रात में अपना काम करे। अगर आप रात में देर रात तक पढ़ाई करते हैं तो आप भी निशाचर हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 93, जो खाने योग्य न हो। निशाचर होना कोई बुरी बात नहीं, जो खाने योग्य न हो वो अखाद्य होता है। क्वेश्चन नंबर 94, जिसके पास घर न हो। बहुत खुश होकर लोग नाम रखते हैं अनिकेत। अनिकेत का यहाँ जो शाब्दिक अर्थ है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। हाँ, ये है कि अनिकेत जो है वो भगवान का पर्यायवाची होता है, मतलब ब्रह्म या ईश्वर का पर्यायवाची होता है। लेकिन वैसे अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो जिसके पास निकेत ना हो, निकेत मतलब क्या होता है, घर, और उसमें आपने लगा दिया अ नाम का उपसर्ग, तो बन गया कि जिसके पास घर ना हो अर्थात बेघर। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, जो मुश्किल से प्राप्त हो, दुर्लभ। ठीक है, जिसे प्राप्त करना दुष्कर हो, अवसर के हिसाब से बदलने वाला यानी गिरगिट। लेकिन यहाँ गिरगिट मुहावरा तो देखना नहीं है, वो हो जाएगा यथास्थितिवादी या फिर अवसरवादी। क्या होगा बताइए, अवसरवादी होगा। ठीक, अवसर देखा और रंग बदल लिया। क्वेश्चन नंबर 97, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला क्या कहलाता है। भूगर्भवेत्ता कहलाता है। पुरातत्ववेत्ता तो सिर्फ खोदते हैं और वहां से अपना जो दबा कुचला अवशेष है वो निकालते हैं, लेकिन अंदर का पूरा भूगोल पता करने वाले लोग क्या होते हैं, वो साइंटिस्ट होते हैं, और वो भूगर्भवेत्ता की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, फिजिक्स की एक ब्रांच ही है जियो फिजिक्स। तो जियो फिजिक्स में यही सब पढ़ाया जाता है, पृथ्वी के अंदर का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। ठीक, तो इंद्रियों की पहुंच से बाहर होगा तो इंद्रियातीत हो जाएगा। जैसे आपने पीछे वर्णनातीत देखा है वैसे ही। अतीत का मतलब होता है बीत गया, और अतीत का ही मतलब होता है परे या कंट्रोल से बाहर। तो इंद्रियों के नियंत्रण से बाहर जो है वो इंद्रियातीत। इसके बाद आदि से लेकर अंत तक, आद्योपांत। ठीक है, आद्य मतलब हो गया पहला या शुरुआत,
और अंत मतलब समापन, दोनों को जोड़ दिया, संधि कर दिया तो आद्योपांत। इसके बाद अगले वाले यानी 100 को देखते हैं। शतक हमने लगाया, जो सब कुछ जानता है, वाक्यांश दिया है। अब इसके लिए आपको एक शब्द ढूंढना है। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, सबका ज्ञान रखने वाला, सर्वज्ञ। ये एकमात्र परमात्मा ही है, उनके अलावा कोई और सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता। भविष्य में होने वाला, भावी, ठीक है। और भविष्य में होने वाली जो घटना है उसके बारे में अगर कोई भविष्यवाणी पहले से कर दे तो उसको भवितव्य कहा जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 102, पाप का दंड करने के बाद, माफ कीजिएगा, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। कोई दूसरा आपको दंड नहीं दे रहा है, आपको खुद दंड या तो मिल रहा है या फिर आप खुद अपने आप को सजा दे रहे हैं। तो ये जो क्रिया होती है इसको क्या कहा जाता है? प्रायश्चित कहा जाता है। कहते हैं ना, अपने पाप का प्रायश्चित करो और नहीं तो प्रकृति तुमसे करवाएगी। दोनों तरीके होते हैं। इसके बाद 103 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि अनियमित के लिए आपको एक वाक्यांश, मतलब यहाँ शब्द दे दिया है, आपको वाक्य खोजना है। अनियमित का मतलब क्या होता है? कुल मिलाकर ये पूछा जा रहा है। तो जो नियम के हिसाब से ना चले, मतलब उसका नियमन ही नहीं किया गया है, उसे किसी नियम में नहीं बांधा गया है, वही होगा अनियमित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 में कहा जा रहा है कि जिस पर आक्रमण हो गया हो, जिस पर आक्रमण कर दिया गया हो या आक्रमण हुआ हो, उसको क्या कहेंगे? तो आक्रमण तो आपने यहाँ शब्द देख ही लिया है। आक्रामक का मतलब क्या? जो आक्रमण करने वाला व्यक्ति है उसको आक्रामक कहा जाएगा। आक्रांत होता है, आक्रांत का मतलब जिसके ऊपर हमला हुआ हो। और आत्मघाती मतलब क्या? खुद को मारने वाला। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 105 में आपसे कहा गया कि पृथ्वी, ग्रह और तारों की रहने की जो जगह होती है उसको क्या कहा जाता है? स्पेस कहा जाता है, अंतरिक्ष। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 106, प्राणदा। इसका यहाँ पे आपको शब्द ढूंढना है, मतलब इसका अर्थ बताना है कुल मिलाकर। तो प्राणदा, वैसे इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ये होगा कि प्राण को देने वाली, यानी जीवन दायिनी। तो जीवन दायिनी कौन होती है? औषधियां ही होती हैं। दवा अगर न रहे तो बहुत लोग ऐसे ही मर जाएंगे बिना मौत के ही। तो जीवन देने वाली दवा, ठीक है, उसको प्राणदा कहा जाता है, या जीवन देने वाली औषधि। 107 को देखिएगा। किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, एकदम से बाहर कर देना, ये बहिष्कार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 108 को देखिए। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम होगा, ठीक है, ममता रहित। इसके बाद 109 को देखिए। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, अनुपम होता है, ठीक है, उपमा से रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 को देखिए। दूसरों की बातों में दखल देना, यानी बीच में इंटरफियर करना, हस्तक्षेप कहलाता है। हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, प्रायः नहीं करना चाहिए, कुछ विशेष परिस्थितियों में आवश्यक भी होता है। 11 को देखिए, मतलब 111 की बात हो रही है, यहाँ पे सीधा सीधा 11 आ गया। जो कम खर्च करता हो, यहाँ ये नहीं कहा गया है कि जो एकदम ही खर्च न करता हो। जो एकदम न खर्च करे वो तो एक नंबर का मक्खी चूस होगा, लेकिन जो कम खर्च करता हो या सोच समझ कर खर्च करता हो उसको मितव्ययी कहेंगे। और मितव्ययी हर व्यक्ति को होना चाहिए, चाहे उसके पास कितनी भी दौलत क्यों न हो। पैसा ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि आप उसे पानी की तरह बहाएंगे, उसे और संभाल कर खर्च करना चाहिए, सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए, और हो सके तो परमार्थ के काम में लगाना चाहिए, अपने आवश्यकता को पूरा करने के बाद। इसके बाद 112 को देखते हैं। यहाँ पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, दिशाएं वैसे हम लोग मोटे तौर पे 4 ही पढ़ते हैं, लेकिन वैसे दिशाएं होती है 10 हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से। जो कोण होते हैं ना, मतलब कोने, जैसे 4 दिशा हो गई, ये जो कोने हैं इनको भी दिशा मानते हैं। और धरती और आकाश, ये भी 2 दिशाएं होती हैं। तो 4 4 8 और 2 10, मतलब कुल मिलाकर 10 हुई। तो ये जो कोने होते हैं उसमें पूरब और उत्तर, मान लीजिए ये ईस्ट है आपका, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये आपका वेस्ट हो गया। तो पूरब और उत्तर के बीच का जो ये वाला कोना है उसको ईशान कोण कहते हैं, ठीक है। और पूरब और दक्षिण के बीच वाला जो ये वाला कोना है इसको आग्नेय कोण कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच वाला जो ये कोण है इसको नैऋत्य कहते हैं। और दक्षिण, माफ कीजिएगा, पश्चिम और उत्तर के बीच वाला जो ये कोण है इसको वायव्य कहते हैं। और वायव्य में जब काले बादल घिर आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि बरसात होगी ही होगी। ये एक अनिवार्य लक्षण होता है, जो कि हमारे यहाँ के जो देशी साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने बताया। देशी साइंटिस्ट का मतलब समझ रहे हैं? जो खेतीहर किसान होते हैं वो पहले के जमाने के मौसम विज्ञानी होते थे, उनको मौसम का बहुत बढ़िया अंदाजा होता था। तो यहाँ ईशान हो जाएगा। यहाँ तक हमने देखा। आगे चलते, अगले वाले में कहा गया कि वह कवि जो कि तत्काल कविता करने में कुशल हो, मतलब कुछ देखा नहीं कि उस पर कविता रच डाली, तो उसको कहेंगे आशु कवि। आशु मतलब होता है जल्दी, और कवि मतलब कविता करने वाला। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अक्ष। अक्ष मतलब होता है आंखें और प्रति मतलब सामने, तो जो आंखों के सामने। नेक्स्ट अगले वाले को देखिए। प्रज्ञा चक्षु के लिए आपको वाक्यांश तलाशना है। ये शब्द दिया है, इसका अर्थ क्या होता है असल में आपको ये बताना है। तो प्रज्ञा मतलब होता है ज्ञान, और चक्षु मतलब नेत्र। तो बुद्धि ही जिसका नेत्र हो, या उसका जो ज्ञान है, उसकी जो जानकारी है, वही उसके लिए नेत्रों का काम करे, ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा प्रज्ञा चक्षु। तो इसमें हो जाएगा बी वाला, जिसे कि मात्र 38% लोगों ने अटेम्प्ट किया है। इसके बाद आगे चलते हैं।
बिना पलक झपकाए आंखें फाड़ फाड़ कर देखना, लेकिन उसके लिए बढ़िया शब्द आपको तलाशना है। निर्निमेष हो जाएगा, ठीक है। निमेष का मतलब क्या होता है? अनिमेष भी कह सकते हैं। बिना पलक झपकाए अनिमेष मतलब आप जो निमीशन की प्रक्रिया है वो नहीं कर रहे हैं, पलक को ऊपर नीचे नहीं कर रहे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 118 में आपसे कहा गया, यहां पर देखिए 116 के बाद 118 आ गया है, कोई बात नहीं। खाने की इच्छा, तो खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? बुभुक्षा कहते हैं, ठीक है, बुभुक्षा कहते हैं। इसमें बाकी जो शब्द दिए हैं वो इसके लिए उपयुक्त नहीं है, ये आप भी समझ रहे हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 119 को देखिए। एक ही समय में वर्तमान मतलब एक ही समय में होने वाली और वो जो घटनाएं हैं वो वर्तमान समय में घट रही है या हमारा जो समय चल रहा है उसके आसपास घटित हो रही है, तो उसको कहेंगे समसामयिक। आप समसामयिक ही पढ़कर जाते हैं, करंट अफेयर का इन एग्जाम्स में बड़ा रोल होता है। इसके बाद 120 को देखिएगा, यानी 120वां प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है कि पार्थिव का मतलब क्या होता है? तो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है पार्थिव, ठीक है। पृथ्वी से जो जुड़ी हुई चीज है या जो संबंधित चीज है उसको हम लोग कहते हैं पार्थिव, ठीक। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। आप सुनते हैं ना ज्योग्राफी में पार्थिव विकिरण, तो वो पृथ्वी से संबंधित होता है। पृथ्वी के द्वारा जो सूर्य को रेडिएशन मतलब ब्रह्मांड में रेडिएशन वापस किया जाता है उसको पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो यहां तक हमने कुछ प्रश्नों पर चर्चा की है, लेकिन प्रश्न अभी यहीं समाप्त नहीं हुए हैं। 121 को देखिए। 121 में कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहां पर किया गया? उत्तराखंड में किया गया, ठीक है। हिमालय के जो हिमालयी क्षेत्र हैं उनके नाम दिया है, उत्तराखंड हो जाएगा इसमें। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संचालित जो स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 था, ये किस राज्य को सर्वोच्च पुरस्कार के तौर पे नवाजता है? तो यहाँ सर्वोच्च स्थान मिला था उत्तर प्रदेश को। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो टॉप सिटी अवार्ड था या स्मार्ट सिटी अवार्ड था उसमें यूपी का नंबर 1 था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 को देखिए। पीएम मोदी ने कहां पर वर्चुअल तरीके से जापानी शैली के जेन गार्डन और काइजन एकेडमी का उद्घाटन किया था? ये अहमदाबाद है गुजरात का, वहां पे किया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारत में पहली निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव स्थानापन्न मशीन जीवन वायु जून 2021 में किस संस्थान के द्वारा डेवलप की गई है, आपको ये बताना है। तो ये जो संस्थान है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ है, ठीक है। प्राय ऐसे काम कानपुर करता है, लेकिन यहाँ पर ये रोपड़ है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। 21 जून 2021 को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, मतलब 21 जून उसकी तारीख होती है, तो इस बार का थीम क्या था? थीम आपको चुनना है इसमें से। तो कोरोना बचाने के लिए योग तो हम लोग कर ही रहे थे, लेकिन असल में उसका नाम रखा गया था स्वास्थ्य के लिए योग, ठीक। स्वास्थ्य अगर बेहतर करना है तो उसके लिए आप योग कीजिए, और ये कोविड में काफी ज्यादा कारगर था। तो कायदे से उसका थीम ये वाला होना चाहिए था, लेकिन रखा गया था ऊपर वाला। इसके बाद 126 को देखिए। हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय, माफ कीजिएगा, यहाँ पे अंतर्राज्यीय होना चाहिए, समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया है? असल में चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है इसलिए यहाँ पर लगा हुआ है इंटरनेशनल। गुजरात राज्य है जिसने कि ये मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है। राज्य का यहाँ पे है गुजरात हो जाएगा। यहाँ देखें अगला वाला क्वेश्चन। जून 2020 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, मतलब आसमान से दवा बरसेगी, इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट है। इसको लीड करने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है, भागीदारी किसके साथ की है? कंपनी है कोई, तो बताइए इसमें से कौन सी होगी? ये अमेजोन नहीं है बल्कि फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट के साथ ये साझेदारी है, ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 128 में आपसे कहा गया कि ऑपरेशन ओलिविया, ये ऑलिव रिडले टर्टल्स जो है, मतलब कछुए, समुद्री कछुए हैं, ये अपने प्रजनन के लिए गहीर माथा वाला जो क्षेत्र है ओडिशा का, वहां पे आते हैं। नाम भी बता दिया गया। तो वहां पर आते हैं, वहां बालू में अपने अंडे देते हैं और वापस समुद्र में चले जाते हैं। इनकी जो माताएं हैं वो गैर जिम्मेदार होती हैं, अपने बच्चों के निकलने का इंतजार नहीं करती हैं। नतीजा ये होता है कि उस गड्ढे के अंदर अंडे फूटते हैं, बच्चे बाहर आते हैं और वो बेचारे बच्चे समुद्र में अपने से जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, कछुओं में यही होता है। लेकिन समस्या तब होती है जब जो प्रीडेटर्स होते हैं वो उन्हें अपना निवाला बना लेते हैं, या मछुआरों के जाल में वो फंसकर वहीं पर शहीद हो जाते हैं, ऐसा होता है। या वहां घूमने वाले पर्यटक ही उन्हें अपने पैरों तले रौंद देते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं हैं, सरकार उनके संरक्षण के लिए काम कर रही है। तो ये ऑपरेशन ओलिविया है, और इसके लिए जब जो प्रजनन क्षेत्र है वहीं पर काम होगा ना, ओडिशा। आगे बढ़ते हैं। यहां देखें अगला वाला 129। इसमें कहा गया कि भारत में कौन सा राज्य मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला देश बन गया है, मतलब देश का पहला राज्य बन गया है। मतलब पूरे देश भर में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे मगरमच्छों की 3 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं? ओडिशा है, ठीक है। ओडिशा का जो नदियों का मुहाना है वहां पे मगरमच्छों की 3 तरह की अलग अलग जो वेराइटी है वो पाई जाती। इसके बाद 130 में चलते हैं, और 130 में आपसे पूछा गया कि जून 2021 में नीति आयोग के द्वारा जो SDG इंडिया इंडेक्स था, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की दिशा में भारत क्या कर रहा है, ये जानने के लिए रैंकिंग जारी की गई थी। 2020-21 का एडिशन था, उसमें टॉप पोजीशन किसको प्राप्त हुई है? तो साउथ वाले जो राज्य हैं वो बाजी मार ले जाते हैं, और इसमें केरल इस बार
टॉप पे था। इतना हमने देखा। और इस क्विज का सफर यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।